मांस का दरिया। जांच करने वाली डॉक्टरनी ने इतना ही कहा था कि उसे कोई पोशीदा मर्ज नहीं है, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। उसने एक पर्चा भी लिख दिया था, खाने को गिजा बताई थी। कमेटी पहले ही पेशे पर रोक लगा चुकी थी। सब परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। डॉक्टरी जांच में बहुतों का पेशा और पहले ही ठप हो चुका था। इब्राहिम ठेकेदार ने जो चुनी थी वे सब पास हो गई थी। उनके नखरे बहुत बढ़ गए थे। वे बड़े अगरूर से अपने खानदानों की चर्चा करती थी। इब्राहिम ने चुस्त दुरुस्त लड़कियों को छांट लिया था। धीरे धीरे वे शहर के अच्छे हिस्सों में जा बसी थी। इब्राहिम उनकी देखभाल करता था और जिस तरीके से जितनी ले गया था उनका पैसा महीने के महीने चुकता कर जाता था। एक बार जब जुगनू ज्यादा परेशान थी तो उसने भी इब्राहिम से कहा था कि किसी ठौर ठिकाने पर बैठा दे, पर इब्राहिम ने दो टूक जवाब दे दिया था, शादी तो है नहीं कि किसी की आंख में धूल झोंक कर गले मर दूं। जो आएगा वह तो बोटी बोटी देखेगा। और वह कतरा कर चला गया था। उस दिन उसके दिल पर पहली चोट लगी थी, क्या वह इस लायक भी नहीं रही। दूसरी चोट तब लगी थी जब साथ के बारजे से शहनाज ने हाथ मटकाते हुए गाली दी थी, अरे अल्लाह तुझे वह दिन भी दिखाएगा जब ग्राहक तेरी सीढ़ियों पर कदम तक नहीं रखेगा। शहनाज की इस बात पर मोहल्ले में बड़ा बावेला मचा था। ये गाली तो बुरी से बुरी को नहीं दी जाती। उसके ग्राहक जीते जागते रहें। खुदा मर्दों को रोजी दे, जांग में जोर दे। और उसी दिन पहली बार झिझकता हुआ वह आया था। फत्ते उसे लाया था। उसके हाथ में बड़ा सा थैला था। खाकी पैंट और नीली कमीज पहने था। दाढ़ी बड़ी हुई थी। कानों के रोओं और भौहों पर धूल की हल्की परत थी। कमरे में जाकर जुगनू खाट पर खुद बैठ गई थी तो वह अचकचाया सा खड़ा रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि थैला कहाँ रख दे। तभी जुगनू ने बड़ी आसानी से थैला लेकर सिरहाने रख दिया था। वह चुपचाप खाट पर बैठ गया था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जुगनू ने कहा था, जूते उतार लो। उसने किरमिच के जूते उतारे थे तो बदबू का एक भभका उठा था, कुछ वैसा ही जैसा कि बहुतों के कपड़े उतारने पर उठा करता था। खासतौर से उस मंसू की रानी के पास से फूटता था जो रात के 11 बजे के बाद ही आया करता था और निबट चुकने के बाद कमर में दर्द की वजह से शिला की तरह बैठा रह जाता था। तब जुगनू ही उसे उठाती थी और वह जांघें खुजलाता हुआ चला जाता था, या फिर कंवरजीत होटल वाले की तरह जो बदबू तो देता ही था और उठने से पहले खाट पर बैठा हुआ ओ करके डिकारे लेता था। वह भभक उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो बोली, जूते पहन लो। वह जूते पहनकर फिर बैठ गया था। तब उसे बड़ी कोफ्त हुई थी। 1 मिनट वह उसे घूरती रही थी, फिर चिढ़कर बोली थी, ये घर की बैठक नहीं है, फारिग होके अपना रास्ता नापो। उसने अपमानित महसूस किया था और अपने को संभालने के बाद अचकचाकर बोला था, तुम्हारा नाम क्या है? जुगनू। वह बोली थी, कहाँ की हो, तुम अपना काम करो। वह फिर चिढ़ गई थी और तब उसने सबकी तरह ही पूछा था, तुम्हें ये पेशा पसंद है? हाँ, तुम्हें नहीं है, कहते हुए वह लेट गई थी। उसने साड़ी जांघों तक खिसका ली थी। वह भी लेट गया था और उसने ब्लाउज के भीतर हाथ डालने की झिझक भरी कोशिश की थी। परेशान न करो तो अच्छा है, वह बोली थी, क्यों खोलते हो? उसके लिए कुछ भी कर सकना मुमकिन नहीं रह गया था। जुगनू के चेहरे पर सस्ते पाउडर की परत थी। गर्दन में पाउडर की डोरियां सी बन गई थी। होठों पर खून सूखकर चिपक गया था। कानों के टॉप्स मेढक की आंखों की तरह उभरे हुए थे। बाल तेल से भीगे थे। तकिया निहायत गंदा था और चादर कुचले हुए चमेली के फूल की तरह मैली थी। सनकरी कोठरी में अजीब सी बदबू भरी हुई थी। एक कोने में पानी का घड़ा रखा था और तामचीनी का एक डिब्बा। कोने में ही कुछ चिथड़े भी पड़े थे। वह पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा। जुगनू के सिरहाने ही छोटी सी अलमारी थी। उसका पत्थर तेल के चिकने चकत्तों से भरा हुआ था। वह टूटा हुआ कंधा, सस्ती नेल पॉलिश की शीशी और जूड़े के कुछ पिन उसमें पड़े थे। अलमारी की दीवार पर पेंसिल से कुछ नाम और पते लिखे हुए थे। सिनेमा के गीतों की कुछ किताबें एक कोने में रखी थी। उन्हीं के पास मरे हुए सांपों की तरह चुटीले पड़े थे। देखते देखते उसके मन में गिजगिजाहट भर गई थी। आश्रय के लिए उसने जुगनू की जांघ पर हाथ रख लिया था। जांघ बासी मछली की तरह पुलपुली और खद्दर की तरह खुरदरी थी। जुगनू के खुले हुए आधे तन से मावे की महक आ रही थी। उसने हाथ हटाया तो जांघों के नीचे चादर पर आ गया था। उसे लगा जैसे चादर भीगी हुई हो। यही कमाई का वक्त होता है। इतने में तो 4 खुश हो गए होते, जुगनू ने कहा और दोनों बाहों में कसकर उसे भींच लिया था। और जब वह उठकर बैठा तो जुगनू ने मजाक मजाक में उसका थैला खोल लिया था। बहुत रुपया भरकर चलते हो। उसे लगा था कि शायद वह मजाक में 1 आध रुपया और हथियाना चाहती है। तब उसने जुगनू को पहली बार गौर से देखा था और चुपचाप चला गया था। जब भी जुगनू बाजार से निकलती तो सिर पर पल्ला डालकर। वह इतनी छिछोरी भी नहीं थी कि कोई फप्ती कसता। सब उसे ऐसे देखते थे जैसे उस पर उनका समान अधिकार हो। वह रास्ता चलते कनखियों से उन लोगों को जरूर देख लेती थी जिन्हें वह अच्छी तरह पहचानती थी और जो उसके मर्दों की तरह उसके पास आते जाते थे।
तभी एक दिन वह दिखाई पड़ा था, वही थैले वाला आदमी। एक इमारत की पहली मंजिल के बारजे पर कोहनियां टीके वह बीड़ी पी रहा था। वही कमीज पहने था। इमारत पर लाल झंडा लगा हुआ था, जिसकी छाया उसके कंधों पर कांप रही थी। टूटी हुई चप्पल जुड़वाने के लिए वह वहीं रुक गई थी। वह शायद भीतर चला गया था। रात को वह आया था। उसकी आंखों में पहचान थी। इस बार वह सकुचा नहीं रहा था। खाट पर बैठे बैठे जुगनू ने उससे पूछा था, तुम क्या काम करते हो? कुछ नहीं, वह बोला था, मजदूरों में काम करता हूँ। हमारा भी कुछ काम कर दिया करो, हम भी मजदूर हैं। जुगनू ने मजाक किया था। तुम्हें देर नहीं हो रही है? उसने कहा था। आज तबीयत ठीक नहीं है, जुगनू अलसाते हुए बोली थी। क्या हुआ? कमर बहुत दुख रही है, सारे बदन में हड़फूटन है। जुगनू बोली थी, पता नहीं क्या हो गया है। तारा को बुला दूं? बहुत शराफत से पेश आएगी, समझदार औरत है। उसने मना कर दिया था। कुछ एक मिनट बैठकर वह चलने लगा था तो सिर्फ इतना ही बोला था, मैं ऐसे ही चला आया था। और वह चुपचाप अंधेरी सीढ़ियों में उतर गया था। जुगनू खामोशी से आकर खिड़की पर खड़ी हो गई थी। उसे लगा था कि वह किसी और जीने में चढ़ जाएगा। गली में ज्यादा आमदरफ्त नहीं थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमियों के 3-4 गोल खड़े हुए थे। उनमें से फूटकर कभी कभी कोई किसी जीने में चढ़ जाता था। नानबाई की चिमनी में से धुआं निकल रहा था। वह उसे देखती रही थी। वह कहीं रुका नहीं। धीरे धीरे गली पार कर सड़क की तरफ मुड़ गया था, उसी सड़क पर जिस पर वह इमारत थी जिसमें वह रहता था। जुगनू को उसका यूं लौट जाना बहुत अच्छा लगा था। हल्की सी खुशी हुई थी। कोठरी के पलंग पर आकर वह लेट रही थी। कोठरी में बहुत सीलन थी और घुटी घुटी सी बदबू। दरवाजा उसने बंद कर लिया था और सिनेमा के गीतों की किताब उठाकर मन ही मन पढ़ती रही थी। तभी किवाड़ों पर दस्तक हुई थी और अम्मा की आवाज आई थी, जुगनू बेटे, मुआ बेहोश तो नहीं हो गया? यहाँ कोई नहीं है अम्मा। तो बारजे पर निकला बेटे, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गली में रौनक भी है। कहते हुए अम्मा ने दरवाजा खोल दिया था। तबीयत तो ठीक है? कुछ गड़बड़ है अम्मा? तो एक गिलास दूध पी ले बेटा, अभी तो वक्त है, कोई आ ही गया तो। और वह उठ आई थी। उसकी गर्दन पर उल्टा हाथ रखते हुए अम्मा ने बुखार देखा था और कमर के ऊपर पीठ के मांस की लौटती सलवटें देखकर बोली थी, सेहत का ख्याल छोड़ दिया है तूने। कमर पर कितनी मोटी परतें गिरने लगी हैं, थोड़ी सी वर्जिश कर लिया कर। कहती हुई वह दूसरी कोठरी की ओर चली गई थी। दूसरी कोठरी से कुछ तेज तेज आवाजें आ रही थीं और अम्मा बड़बड़ाती हुई भीतर चली गई थी। ये चुड़ैल बिना लड़े लगाम नहीं डालने देती। किसी दिन इस कोठरी में कत्ल होगा, ये रोज की बात थी। बिल्किस को अम्मा यूं ही कोसती थी। खुद बिल्किस का कहना था कि उसके पास से कोई बिना अपनी कमर पकड़े वापस नहीं जा सकता। बिल्किस को इसमें मजा भी आता था। आदमी को छोड़ते ही वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और उसे हार कर जाते हुए देखकर तालियां चटकाकर बड़ी ऊंची हंसी में हंसती थी। अरे ओ मरी जुबेदा, जरा देख, रुस्तम जा रिया है, बड़ा आया था पहलवान का बच्चा, ये मर्दुआ सोएगा औरत के साथ। एक दिन एक आदमी बिगड़ गया था, क्या बक रही है? अरे जा जा बिश्ती की औलाद, ले ये चवन्नी ले जा, छटाक भर मलाई खा लीजो। और वह आदमी बहुत अपमानित सा सीढ़ियां उतर गया था। पूरे कोठे में बिल्किस को लेकर दहशत छाई रहती थी। पता नहीं कब झगड़ा हो जाए। और वह हाथ नचा नचा कर बड़े फक से हमेशा कहा करती थी, अपने तो ब्रह्मचारी की औरत है। जुगनू को देखकर बिल्किस हमेशा ताना देती थी, तू तो किसी के घर बैठ जा। पर जुगनू किसी से लड़ी नहीं। वह जानती थी कि बिल्किस बहुत मुंहफट है, अम्मा तक को नहीं धरगांठती। और अम्मा थी कि सबके तन बदन का ख्याल रखती थी। बदन चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वह हमेशा चीखती ही रहती थी। भैंस की तरह फैलती ही जा रही है, साटन का पेटीकोट पहनाकर। आलू खाना बंद कर, कलमुन ही। पेट पर ढलान आते ही वह जुबेदा के लिए भीतर बक्से में से पेटी निकाल लाई थी। दिन में इसे बांधा कर, चाय पीना कम कर। और उसने जीन की हर नाप की अंगिया लाकर रख दी थी। उसे बस एक ही फिक्र रहती थी, मेरा बस चले तो उम्र रोक दूं तुम लोगों के लिए। दोपहर में अम्मा बड़े प्यार से कभी किसी के बाल साफ करने बैठ जाती, कभी शाम के लिए साड़ियों पर इस्त्री करती और वसंत के लिए तो वह सबके लिए बसंती जोड़ा रंगती थी। फत्ते के लिए रुमाल रंगना भी न भूलती। ईद, बकरीद, होली, दिवाली बड़े हौसले से मनाती और कभी कभी कमला की याद करके दबदबाए आंखों से कहती, उस जैसी लड़की तो 1000 कोखे नहीं जन्म पाएंगी। खुदा ने क्या खूबसूरती बख्शी थी, हाथ लगाते मैली होती थी। उसे तो पैसे वालों का डाह खा गया, जहर दे दिया कुत्तों ने। बहुत छटपटाई थी बेचारी, हाय मैं अस्पताल तक न ले जा पाए। जुगनू बारजे में आकर बैठ गई थी। आते जातों को देख रही थी। भीड़ धीरे धीरे हल्की हो रही थी। फूल गजरे वाले उठकर जा रहे थे और उसने देखा था रोज की तरह मन्नन माली ने जाते हुए एक गजरा कलावती की खिड़की में फेंका था और कलावती ने रोज की तरह मुस्कुराकर गालियां दी थीं। बन्ने कली वाला धुला हुआ तहमद और जालीदार बनियान पहने आया था और सीधे शहनाज के कोठे पर चढ़ गया था।
शंकर पनवाड़ी के सामने चबूतरे पर नीम पागल चुन्नीलाल ने अपना बोरा बिछा दिया था और तामचीनी के मग्गे में चाय पीते हुए बड़बड़ा रहा था, अरे जालिम, उसी दिन हाथ कलम करवा ले जिस दिन गलत सुर निकल जाए। अरे जालिम, यहीं उतर कर आएगी, इसी बोरे पर सुहागरात होगी, जालिम। और तभी एक क्षण के लिए गली के मोड़ पर जुगनू को उसी नीली कमीज वाले का शक हुआ था। शायद वह फिर लौटकर आया है और चुपके से कहीं चल जाएगा। पर वह उसका भ्रम था, वह नहीं था, कोई और आदमी था। फिर बहुत दिन बाद वह लौटा था और जुगनू की कोठरी में आते ही घर की तरह खाट पर पसर गया था, लेकिन जूते उतारने की फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। तुम अपना नाम तो बता दो, जुगनू ने बगल में लेटते हुए पूछा था। मदनलाल। क्यों? ऐसे ही। यहाँ नहीं थे, जेल में था, गिरफ्तारियां हो गई थी, उसी में चला गया था। क्यों? हड़ताल चल रही थी ना, मालिकों ने बंद करवा दिया था, बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई। इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होता भी है? काहे को की थी? बगैर नोटिस छटनी हुई थी। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और भी बहुत से मसले थे। जूते उतार लूं? मदनलाल ने बहुत सकुचाते हुए कहा था। उतार लो। और किरमिच के जूतों और पसीने से सने हुए पैरों से जो भभक निकली थी, उससे जुगनू को कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। धीरे धीरे जैसे बू ही उसके चारों ओर समा गई थी और फिर उसके बदन में भर गई थी। मदनलाल तो चला गया था, पर उसकी वह गंध रह गई थी। और उन्हीं दिनों सब पेशे वालियों को डॉक्टरी जांच के लिए हाजिर होना पड़ा था और डॉक्टरनी ने इतना ही कहा था कि कोई पोशीदा मर्ज नहीं है, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। देखते देखते उसकी खांसी बढ़ गई थी, बुखार रहने लगा था। अम्मा अस्पताल ले जाकर दिखा आई थी, पर रोग थमने में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ये काम लायक नहीं रह गई थी। एक दिन खून थूका था तो बिल्किस ने आसमान सिर पर उठा लिया था, अरे इसे डलवाओ कहीं बाहर, हमें मरना है। तो अम्मा ने उसे डांटा था, पर भीतर से वह भी बदल गई थी। तरह तरह से उसने जुगनू को समझाया था कि वह अपनी सेहत की खातिर कहीं और चली जाए, जरूरत के लिए 150 रुपए भी ले जाए, पर इस तरह लापरवाही न करे। पर जुगनू की समझ में नहीं आता था कि वह कहाँ चली जाए। पैसा भी पास नहीं था, और 100-200 से कितने दिन कट सकते थे। आखिर हारकर वह तपेदिक अस्पताल में भर्ती हो गई थी। धीरे धीरे अम्मा का दिया और अपने पास का सारा रुपया खत्म हो गया था। 4 महीने लगातार उसे सेनेटोरियम में रहना पड़ा था। उसके बाद भी छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए आने जाने पर रोक नहीं थी। वहां से निकलकर वह 2-4 बार अम्मा के पास आई थी तो अम्मा ने कहा था, किसी को बताना मत बेटे की कहाँ थी। मैंने तो यही कहा है कि रामपुर चली गई है अपनी बहन के पास, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। पर मुआ दरोगा बहुत परेशान करता था, उसे शक है कि यही कहीं बैठने लगी है। अम्मा की आंखों में अपनापन पाकर उसे बड़ा सहारा सा मिला था, और अम्मा उसकी हालत देख देख कर दुखी होती रही थी। सचमुच जुगनू का बदन झुलस सा गया था, बाल बहुत झीने हो गए थे और चेहरे की सुर्खी गायब हो गई थी। जुगनू जब भी शीशे में अपने को देखती तो घबरा उठती थी। अब क्या होगा, कैसे बीतेगी ये पहाड़ सी बीमार जिंदगी। सहारा, कोई और सहारा भी तो नहीं, कोई हुनर भी नहीं। पेशे पर रोक लग जाने के बावजूद कई नई लड़कियां लखनऊ बनारस से आ गई थी और उन्होंने बाजार बिगाड़ रखा था। सुना था शहनाज की हालत भी खराब हो गई थी और कलावती भूखों मरने की हालत में पहुंच गई थी। ये सब सुनकर जुगनू का दिल घबराने लगा था। चलने से पहले उसने अम्मा से कुछ रुपए मांगे थे तो वह अपना रोना रोने लगी और तन्हाली का बयान करने लगी थी। उसकी हालत भी खस्ता थी। और वहां से सेनेटोरियम लौटते हुए उसने उन सब की ओर आश्रय से भरी नजरें डाली थी, जिन्हें वह जानती थी, जो उफनती जवानी के दिनों में उसके पास आते जाते रहे थे। मनसू किरानी को दुकान पर बैठा देखकर जुगनू के मन में नफरत सी भर आई थी। उसका कमर पकड़ बैठ जाना और फिर जांघें खुजलाते हुए कोठरी से जैसे तैसे जाना। कंवरजीत होटल वाला मैला पाजामा पहने नोट गिन रहा था, उठने से पहले हमेशा ओ की डकारे लेता था और जुगनू का मन मिचलाने लगता था। जुगनू ने औरों को भी देखा था जिनसे थोड़ी बहुत भी मेल मुलाकात रही थी सेनेटोरियम में, और बहुत दिन रुकना नहीं हुआ। आखिर आना तो था ही, पर वह सभी की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुसीबत और तकलीफ के दिनों में आंखें नहीं लपेटी थी, और जो कुछ उसने जिससे लिया था उसे नुस्खे के पीछे ही नोट कर लिया था। इतने दिनों में काफी कर्जा चढ़ गया था। कंवरजीत होटल वाले ने बड़ा एहसान जताकर 47 रुपए दिए थे। मंसूर ने उतना एहसान तो नहीं जताया था, पर रुपए जल्दी से जल्दी लौटा देने की बात ले ली थी। 25 रुपए से जैसे उसका कारोबार ठप हुआ जा रहा था। संतराम फिटर ने 20 दिए थे और चलते चलते बड़ा गंदा मजाक किया था, सूद में एक रात। ठीक है ना, पर उस गंदे मजाक से उसे लगा था कि आदमी की आंख अभी उस पर टिकती है। बदन गया बीता नहीं हुआ है, जितना शायद वह समझ रही थी। तंगी के उन दिनों में उसने एक रोज मदनलाल से मिलकर भी 30 रुपए ले लिए थे। उसने बस यही कहा था, ये चंदे के रुपए हैं, जल्दी दे दोगी तो ठीक रहेगा, मेरे पास भी इतना नहीं होता कि भर सकूं। पर उस बात में निहायत बेचारगी थी।
बहुत मजबूरी में उसने कहा था और साथ ही यह भी कहा था कि उसे जुगनू गलत न समझे। उसकी उतनी औकात नहीं और वह बिना कुछ और बोले पार्टी के दफ्तर में चला गया था। जरूरत की वजह से दिल पर पत्थर रखकर जुगनू ने रुपए ले लिए थे, पर तकलीफ भी हुई थी। और अब जब से वह सेनेटोरियम से लौटी थी, पुलिस वाले परेशान कर रहे थे। 7 महीने का पैसा उन्हें नहीं मिला था। इस कोठे पर उन्होंने सबसे अलग अलग रकम बांध रखी थी। लौटकर आने के बाद से वह भीतर ही भीतर बड़ी कमजोरी सी महसूस करती थी। बदन अब उतना झेल नहीं पाता था। कोई ज्यादा छेड़ता छाड़ता तो हल्की खांसी आने लगती थी और 5-5, 7-7 मिनट के भीतर ही दम फूलने लगता। और लोग थे कि सीने पर ही सारा वजन रख देते थे। रह रहकर अब वैसी ही उलझन होती थी जैसी कि शुरू में हुआ करती थी, और उससे लगता था कि उसने ये सब जैसे अब पहली बार ही शुरू किया हो। बालों की एक पुरानी चोटी वह 7 रुपए में कलावती से खरीद लाई थी और छातियों पर भी कप्स लगाने लगी थी। हर बार उन्हें निकालने और लगाने में बड़ी उलझन भी होती थी। कल्फ लगी धोतियां पहनने से उसे हमेशा चिढ़ रही थी, पर अब कल्फ लगी ही पहनती थी। बदन गुदाज लगता था। इतना सब करने के बावजूद आमदनी काफी नहीं थी। कोई रात तो खाली ही चली जाती थी और अपनी कोठरी में अकेले लेटे हुए वह बहुत घबराती थी। ये पहाड़ सी जिंदगी, दिन दिन टूटता हुआ शरीर। नपुंसक लोगों से उसे बेहद परेशानी होती थी। वे हद से ज्यादा परेशान करते थे, बोटी बोटी टटोलते रहते थे और जोश आने के इंतजार में बहुत सताते थे। चट हाथ डालते थे और तरह तरह की गंदी फरमाइशें करते थे। इससे अच्छे तो वे थे जो भरी बंदूक की तरह आते थे और अपना काम करके चलते बनते थे। न बकवास करते, न ज्यादा सताते थे, पर आमदनी इतनी भी नहीं थी कि गुजारा हो जाए। कर्जा उतरने में नहीं आता था। नुस्खे के पीछे सबके रुपए नोट थे, पर उन्हें चुकाने लायक पैसा कभी हाथ में नहीं आता था। आखिर और कोई तरीका नहीं रह गया था। जाग के जोड़ पर निकला फोड़ा दिखाने के लिए जुगनू जब जर्राह के पास जा रही थी तो रास्ते में मंसू ने टोक दिया था, बहुत दिन हो गए, अब तो धंधा भी चल रहा है। चलते चलते वे एक तरफ को आ गए थे। तब बहुत मजबूरी में उसने मंसू से कहा था, एक पैसा नहीं बचता, क्या करूं? तुमने तो आना जाना भी छोड़ दिया है। हमने तो गंगाजली उठा ली है, रंडीबाजी नहीं करेंगे, तुलसी की कंठी पहन ली है, ये देखो। मंसू बोला तो जुगनू को हल्की सी हंसी आ गई थी और वह आंखें फाड़े देखता रह गया था। जांघ के जोड़ पर निकले फोड़े के कारण चलने में जुगनू को काफी तकलीफ हो रही थी। वह टांगे फैला फैला कर चल रही थी। मंसू का मन डोल रहा था। गली के मोड़ पर आकर मंसू ने धीरे से कहा था, तो फिर बताया नहीं तुमने, कब तक इंतजाम करोगी? कुव्वत हो तो वसूल कर ले जाओ। जुगनू ने अपनी मजबूरी को पीते हुए बनावटी शोखी से कहा था और गली में मुड़ गई थी। अपनी ही बात पर उसे बड़ी शर्म आई थी। फिर लगा था कि ठीक ही तो कहा उसने, खामख्वाह की इज्जत का क्या मतलब, और फिर किसी का कर्जा लेकर क्यों मरे, जो उतर जाए सो अच्छा ही है। जर्राह ने बताया था कि अभी फोड़ा पकने में दिन लगेंगे। बांधने के लिए पुलिस दे दी थी। जब वह लौटी तो दोपहर हो रही थी। सब अपने अपने चबूतरों पर बैठी मिसकॉट कर रही थी। यही वक्त होता है जब सब जाग कर उठ जाती है और शाम की तैयारी से पहले मिल बैठ लेती है। गली में से कच्ची उम्र के लौंडों का गोल गुजर रहा था। वे गंदे इशारे कर करके औरतों को चिढ़ा रहे थे और बापों को दी जाने वाली गालियों का मजा ले रहे थे। ये आवारा लौंडे रोज गुजरते थे और उनका रोज का यही शगल था। ढलती उम्र की औरतें गंदे इशारे देख देख कर उनके बापों को गालियां देती थीं और जवान औरतें मुस्कुराती रहती थीं। कभी कभी हसन, बनवारी या लंगड़ा मातादीन उन लौंडों को दौड़ा भी देता था। तब वे गली के मुहाने पर पहुंचकर गालियां देते थे और नेकर या घुटना उठाकर अश्लील हरकतें करते थे। लौंडों का ये गोल मस्जिद के पीछ वाली बस्ती से आया करता था। दोपहर में ही दुख सुख की बातें हुआ करती थी और चुगली चबाव भी। ज्यादातर चुगली उनकी हुआ करती थी जो इस मोहल्ले से उठकर शरीफों की बस्तियों में चली गई थी, जिन्हें छाट छाट कर इब्राहिम ले गया था। शाम होते ही गली गरमाने लगती थी। फूल हार वाले आ जाते थे। पनवाड़ियों की दुकानें सज जाती और गफूर की दुकान पर आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता था। उसके बैठते ही गफूर खुलेआम बोतलें बेचना शुरू कर देता था। जुगनू शाम को पुलिस हटा देती थी और बड़े बेमन से सिंगार करके बैठ जाती थी। फोड़ा गांठ बनकर रह गया था, दर्द बहुत करता था, फिर भी वह जैसे तैसे एक आध को खुश कर ही देती थी। बारजे पर बैठे बैठे जब वह सोच में डूब जाती और बेसहारा पहाड़ सी जिंदगी सामने फैल जाती तब बहुत घबराती थी। आखिर क्या होगा? वह तो दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। लंगड़ी घोड़ी की जिंदगी वह कैसे जी पाएगी? क्या उसे भी मस्जिद की सीढ़ियों पर बुर्का पहनकर बैठना होगा और अल्लाह के नाम पर हाथ फैलाना होगा? अख्तरी की तरह, बेहबो और चंपा की तरह। जी जब बहुत घबराता तो वह जहर खाने की बात सोचती या डूब मरने की। सैकड़ों मर्द आए और गए, पर कोई एक ऐसा नहीं जिसकी परछाई तले उम्र कट जाए। जरा ज्यादा जान पहचान तो उन्हीं से थी जिनसे रुपए लिए थे, पर आसरा वहां भी नहीं था। किसका क्या भरोसा?
कौन कहाँ चला जाए, उम्र के साथ सब लौट जाते हैं। जहाँ बाल बच्चे बड़े हुए कि उनका आना जाना बंद, जहाँ उम्र ढली कि आदमी ने दूसरा शौक और शगल खोजा, तब कौन आएगा। पुरानी पहचानी शक्लें भी नहीं दिखाई देंगी, तब कितना अजीब और अकेला लगेगा। बीते हुए वक्त में बैठकर जीना कितना तकलीफदेह होगा। पिछले दिनों में उसे बस यही एक तस्कीन मिली है कि सभी कर्जा देने वाले अपना पैसा वसूलने के लिए उसके पास आते रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि मंसूर जरूर आएगा, वह अपना पैसा जरूर वसूल करेगा। और वह आया था। मंसूर के बदन से वैसा ही भापका उठा था और वह आया भी 11 के बाद ही था और निबट जाने के बाद कमर पकड़कर बैठ गया था। जुगनू भी पस्त पड़ी हुई थी। फोड़े पर दबाव पड़ने की वजह से वह बिलबिला उठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंसूर को उठाकर दरवाजे तक पहुंचा आए ताकि वह हमेशा की तरह जांघें खुजलाता हुआ चला जाए। मंसूर की अकड़ी कमर जब कुछ ढीली पड़ी तो बोला था, याद रखना। जुगनू ने अच्छा कहा था और मंसूर को सहारा देकर उठा दिया था। रात काफी हो गई थी। वह वहीं पड़ी पड़ी कोठरी की दीवारों को देखती रही थी, पर उनमें देखने को कुछ भी नहीं था। मटमैली भद्दी दीवारें जिन पर कभी उसने रद्दी रिसालों से काट काट कर फिल्मी सितारों की तस्वीरें चिपकाई थी। कोने में कील पर एक डोरी में पुरानी चूड़ियों का लच्चा लटक रहा था और दीवार की किनारी के सहारे नेल पॉलिश की खाली शीशी पड़ी थी। खाट के नीचे गूदर था और टीन का बक्सा, बक्से में 12 बरस पहले का एक पर्चा पड़ा हुआ है जिसके हरूफ भी उड़ गए हैं। अब उस पर्चे का कोई मतलब नहीं रह गया है। मसविदा मुर्दा हो चुका है। अब कौन जाता है वापस और कौन बुलाता है वापस। जिंदगियों के बीच से वक्त का दरिया किनारे काटता हुआ निकल गया है। कहीं कोई नहीं है, कोई कहीं नहीं है। सुबह उठी तो बदन टूट रहा था। फोड़े में बहुत दर्द था। जान का जोड़ फटा जा रहा था। उसने फिर पुलटिस बांध ली थी और शाम को जैसे तैसे तैयार हो गई थी। कोठरी में जाकर सबका हिसाब जोड़ने लगी थी। अलमारी की दीवार पर उसने निशान लगा रखे थे कि कौन कितनी मर्तबा आया था और कितने रुपए पट गए थे। संतराम फिटर सचमुच बहुत बदतमीजी से पेश आया था। 20 रुपए के बदले में वह 4 बार हो गया था और 5वीं बार जब जाने लगा था तो जुगनू ने बहुत आहिस्ता से कहा था, यूं ही जा रहे हो। क्यों? संतराम की निगाहों में शैतानी थी। रुपया तो पिछली बार ही पट गया था। उसने बहुत झिझकते हुए पर साफ साफ कहा था। एक बार सूद की। संतराम ने बड़े गंदे लहजे में कहा था, फोकट का पैसा नहीं आता, समझी। और कोठरी से निकलकर सीढ़ियां उतर गया था। जुगनू हताश सी देखती रह गई थी और हमजोलियों की तरह वह झगड़ा भी नहीं कर पाती थी, चीख चिल्ला भी नहीं पाती थी और आदमी को बेइज्जत करके भेजते नहीं बनता था। कंवरजीत होटल वाले के सबसे ज्यादा पैसे चढ़े हुए थे। वह सिर्फ 3 बार आया था। कुल 15 रुपए पटे थे। मंसूर के भी 20 उतर गए थे। हल्की राहत मिली थी उसे कि तभी फोड़ा टीस उठा था। वह टांगे फैलाकर वहीं बिस्तर पर लेट गई थी। दरवाजे पर आहट हुई तो देखा मदनलाल था। उसे देखते ही एक क्षण को वह भीतर ही भीतर झल्ला उठी थी, जैसे एक और सूदखोर पठान सामने आकर खड़ा हो गया हो अपनी वसूलियाबी के लिए। मदनलाल इस बीच नहीं आया था। इस वक्त उसका आना जुगनू को खल गया था। फिर भी बेचारगी में उसने उसे भीतर बुला लिया था। मदनलाल खाट पर बैठ गया था। अपना थैला उसने सिरहाने सरका दिया था। जुगनू खामोशी से थैले को टटोलने लगी थी। उसमें कुछ पोस्टर थे और तय किया हुआ एक झंडा। एक आध पुराने से रजिस्टर भी थे। उसका दिल धड़क उठा था कि कहीं वह नकद पैसे की मांग न कर दे। फोड़ा अलग टीस रहा था। मदनलाल वही पुराने कपड़े पहने हुए था और वही जूते। पसीने की गंध पूरी कोठरी में भर गई थी। बहुत दिनों बाद आना हुआ। जैसे तैसे जुगनू ने कहा था, जूते उतार लूं? मदनलाल ने हल्केपन से कहा था। उतार लो। दरवाजा बंद कर दूं? आज बहुत तकलीफ है। जांघ के जोड़ पर फोड़ा निकला हुआ है। सीधी तो लेट भी जाऊं पर जांघ मोड़ते जान निकलती है। जुगनू ने कहा था तो मदनलाल तस्मे खोलते खोलते ठिठक गया था। मन ही मन वह शर्मा भी गया था। जुगनू भी बहुत अटपटा महसूस कर रही थी, पर मदनलाल ने उसे उबार लिया था। वह इधर उधर की बातें करता रहा था, पर हर क्षण जुगनू को डर लगा रहा था कि घूम फिर कर बात रुपयों पर ना जाए। अच्छा तो चलता हूँ। मदनलाल थैला लेकर खड़ा हो गया था। उसने बहुत भरी भरी नजरों से जुगनू को देखा था, जैसे आज लौटते हुए उसे तकलीफ हो रही थी। और सारी बातों के बावजूद जुगनू अब दोबारा उससे रुकने को कह भी नहीं सकती थी। बहुत संकोच से उसने कहा था, वह तुम्हारे रुपए। उनके लिए नहीं। मदनलाल ने कहा, तुम्हारे लिए आया था। उसकी बगलों के नीचे भरा हुआ पसीना स्याही के धब्बे की तरह चमक रहा था। बाहों की उभरी हुई नसें पसीजी हुई थीं। उसने पसीजे हाथ से जुगनू का हाथ पकड़ा था तो लगा था जैसे हथेली में गुदारी रोटी की हल्की सी तपिश आ गई हो। मैं फिर आऊंगा कहकर मदनलाल चला गया था। जुगनू सीधी बारजे पर आ गई थी। मन में कहीं अफसोस भी था कि उसे ऐसे ही लौट जाना पड़ा। मदनलाल को वह देखती रही थी। वह गली में 3-4 घर पार करके खड़ा हो गया था।
उसका गली में रुकना जैसे उससे सहा नहीं जा रहा था। फिर वह ऊपर बारजे पर एक नजर डालकर 5वें कोठे की सीढ़ियां चढ़ गया था। पता नहीं कैसी तिलमिलाहट उससे हुई थी। फोड़ा और जोर से तीस उठा था। फिर धीरे धीरे जलन शांत हो गई थी। अगर उसने रोका होता तो वह शायद नहीं जाता। आखिर उसे भी तो जलन बर्दाश्त होने लगी थी। वह तो सिर्फ उसकी तकलीफ का ख्याल करके लौट गया था। उसके पसीजे हाथ की गर्माहट में किसी तरह का धोखा नहीं था। तभी कंवरजीत आ गया था। एकाएक लगा था जैसे कोई पराया घर में घुस आया हो, पर अपने को संभालते हुए उसने मुस्कुराकर उसने देखा था। बिल्किस उधर कोने में खड़ी किसी पहलवान से बात कर रही थी। जुगनू चुपचाप कंवरजीत को लेकर कोठरी में चली गई थी। दरवाजे भीड़ लिए थे। कंवरजीत ने कुंडी चढ़ा दी थी। आज बहुत तकलीफ है, फोड़ा पक गया है। जुगनू ने जैसे आजिजी से उसे समझाया था। अभी तक ठीक नहीं हुआ? कंवरजीत ने पूछा था। शायद 2-3 दिन में फूट जाए। जुगनू ने जैसे माफी मांगी थी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत आसानी से, कहते हुए कंवरजीत खाट पर लेट गया था। आज, जुगनू ने कहा तो उसने बहुत नरमी से उसे अपनी बगल में लिटा लिया था और बोला, जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जुगनू बहुत बेबस हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। तभी उसने उसकी छातियों पर हाथ रख लिया था। धीरे से करवट लेकर जुगनू ने लाइट बुझा दी थी और ब्लाउज में हाथ डालकर कप्स निकाले और खाट के नीचे सरका दिए थे। बहुत बार उसने कराह दबाई और कंवरजीत को रोका। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और जोर पड़ते ही जान फटने लगती थी। कंवरजीत 3-4 बार रुका, फिर जैसे उस पर शैतान सवार हो गया था। अरे रुक तो, वह चीखा था और जुगनू की टांगे दबाकर वह हावी हो गया था। अरे अम्मा रे, मार डाला। वह पूरी आवाज से चीखी थी जैसे किसी ने कत्ल कर दिया हो और छटपटाकर बेहोश सी हो गई थी। साली, हांफते हुए कंवरजीत बोला और उसे छोड़कर निढाल सा बैठा गया था। कुछ एक मिनट बाद जुगनू को होश आया था। दर्द कुछ थमा था तो उसके हाथ पैर हिले थे। तकिए के नीचे से कपड़ा निकालकर उसने लाइट जलाई थी तो पूरी जान फटे हुए फोड़े के मवाद से भरी हुई थी और कंवरजीत उससे बिल्कुल अलग बैठा ओह करके डिकारे ले रहा था। फूट गया ना, वह खड़ा होता हुआ बोला था तो उसने जांघ पर साड़ी खिसका ली थी। ध्यान रखना, चौथी बारी हुई, कंवरजीत ने कहा और कुंडी खोलकर कोठरी से बाहर निकल गया था। साड़ी खिसकाकर वह मवाद पोंछने लगी थी। एकाएक मन बहुत घबरा उठा था। उसने धीरे से फत्ते को आवाज दी थी। फत्ते आया था तो उसने घड़े से पानी निकलवाया था और कपड़ा भिगोकर मवाद पोंछते हुए बोली, देख फत्ते, उधर विमला के घर एक आदमी गया है, चला ना गया हो तो जरा बुला ला। नीली कमीज पहने है, थैला है उसके पास, ग्राहक आदमी है। फत्ते बोला था, नहीं, आपसी का आदमी है। जुगनू ने कहा, जरा सा पानी और दे दे। फत्ते घड़े से पानी निकाल कर लाया तो फिर सोचते हुए बोली, रहने दे, तू अपना काम कर, वह कह गया है आ जाएगा कभी। कहते कहते उसने फोड़े को हल्के से दाबा तो कुछ और मवाद निकल पड़ा था और दर्द से फिर चेहरे पर पसीना छलछला आया था।